गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने सीटेट पेपर साइंस के 1 to 15 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम उससे आगे के क्वेश्चन आपके डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको इसमें बताना है कि कौन सा असंपर्क या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, वो आपको इसमें बताना है। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है आपका मस्कुलर फोर्स, या हिंदी में आप इसको पेशी बल कहते हैं। दूसरा आपका ग्रेविटेशन फोर्स, तीसरा है आपका मैग्नेटिक फोर्स और चौथा है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो आपका मस्कुलर फोर्स होता है ये आपका होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं आपके ये होता है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए था आपका, यहाँ पे ये गलत था। जो यहाँ पे होना चाहिए था आपका सेकंड और थर्ड, ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अगला है आपका 78 क्वेश्चन, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय डैश हार्मोन। तो जो आपका डायबिटीज होता है ये आपका कंट्रोल होता है इंसुलिन हार्मोन के थ्रू। अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। आपको इसमें बताना है कि कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। पहला है आपका बिटुमेन। तो बिटुमेन क्या है आपका, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। केरोसिन भी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। जो आपका सीएनजी होता है ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है। चौथा पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स भी आपका पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अगला है आपका, रेड डाटा बुक कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ। जो आपकी रेड डाटा बुक होती है वो किसका रिकॉर्ड कर रखती है वो आपको बताना है। तो पहला है आपका फना। फना का मतलब होता है आपका पशु वर्ग। इसमें जितने भी आपके एनिमल्स हैं, पशु हैं, उनका एक तरह से क्या होता है ये वर्ग होता है, इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अगला है आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज या संकटापन्न प्रजातियां। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है आपके कि जो एनिमल्स या जो भी आपके क्या है समाप्त होने के कगार पे हैं, समाप्त नहीं हुए हैं मतलब समाप्त होने के कगार में, उनको बोला जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो जो आपकी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है उनका डाटा रखा जाता है आपका रेड डाटा बुक के अंदर। थर्ड है आपका एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब है जो आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं या विलुप्त हो गई हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपका डायनासोर हो गया, डोडो हो गया, ये क्या है आपकी एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। अगला है आपका फ्लोरा। फ्लोरा में जो होता है आपका, इसमें वनस्पतियों को रखा जाता है, वनस्पति वर्ग होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, इंडेंजर्ड स्पीसीज। अगला है आपका, वाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रीटेड। मतलब जो जूते के सोल होते हैं आपके वो असमतल क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है। पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज लाइफ ऑफ द शूज, जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है। अगला आपका टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन, जूते को और मजबूती देने के लिए, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत है। उसके बाद है टू डिक्रीज फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को घटाने के लिए तो हम सोल को असमतल नहीं किया जाता। इसका ऑप्शन होगा आपका 4, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या होता है आपके जो जूते के सोल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है आपका असमतल किया जाता है, उसमें खांचे जैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला है आपका 82, सरीका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बोतल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, व्हाट इज सी लाइकली टू फाइंड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो सारिका है आपका, उसने क्या लिया है, एक बोतल में आसुत जल या डिस्टिल्ड वाटर लिया है। ठीक है। और वो उससे पता लगाने की कोशिश करती है कि आपका जो डिस्टिल्ड वाटर है वो विद्युत का सुचालक है या नहीं है। मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो आपकी, मतलब वो बताना चाहती है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो सकती है या नहीं, वो आपको बताना है। तो पहला जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसमें क्या होता है आपके कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक तरह से आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो कोई भी आयंस नहीं होते हैं, न्यूट्रल होता है, तो क्या होगा, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है। मतलब इसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि आयंस तो प्रेजेंट है नहीं इसमें।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर 1 फर्स्ट सही। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फॉल्स है। इट इज एन इंसुलेटर, ये भी फॉल्स है। नॉन ऑफ द अबव। अब अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, इफ द प्रॉपर फ्यूज इज इंसर्टेड इन अ सर्किट इट विल ब्लो ऑफ इफ द करंट इज मोर देन द सेफ लिमिट। मतलब कि यदि आप परिपथ में जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर इसमें आपने फ्यूज लगाया है, ठीक है, तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उड़ जाएगा। हाँ, अगर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो में होती है तो जो आपका फ्यूज होता है वो क्या होता है आपका उड़ जाता है। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, अगला है, देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने पर विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसकी क्या है, कह रहा है, न्यूनतम सीमा है। ठीक है, अगला, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, यहाँ पर अधिकतम बोला है। ठीक है, अगला, फ्यूजेज आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स। हाँ, ये तो आपका ट्रू है। अब आपको इसमें बताना है कि कौन नॉट करेक्ट है, मतलब कौन सा सही नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है ये आपका ट्रू है। सेकंड जो है आपका, देयर इज ए मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये आपका मिनिमम नहीं होता, ये आपका होता है मैक्सिमम। तो इसमें नॉट पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन। मतलब किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो ये होता है आपका पुरी। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका। अगला है, द चेंजेस इन सीजन ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज। जो आपकी पृथ्वी पर जो आपकी ऋतुएं चेंज होती हैं, जो सीजन चेंज होते हैं आपके, वो किसके कारण होता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका थर्ड, कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब जो पृथ्वी जो होती है आपकी अक्ष पर, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो इसकी कक्षा तल के सापेक्ष थोड़ा क्या होता है आपका टिल्टेड होता है, झुका हुआ होता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, आपके जो अर्थ में जो सीजन है वो आपके क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, There are two columns, कॉलम ए एंड बी। आपके दो कॉलम बने हुए हैं, इसमें एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना, पहला आपका कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है आपकी जो टेल ट्रीज होते हैं, मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनकी जो ब्रांचेज होती है उनको कहा जाता है आपका कैनोपी। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका फोर्थ आईवी। तो आप देखेंगे इसमें किसका, ए का आईवी किसमें है, तो एक का आईवी आपका फर्स्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो आपका वैसे तो फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा, बट हम आगे और भी देख लेते हैं। अगला है आपका डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं, आपके एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो आपके डीकम्पोज करते हैं। उसके बाद आपका ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है आपका, डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। मतलब जो आप प्लांट और एनिमल्स जो डेड हो जाती हैं तो वो आपके फॉर्म करती हैं ह्यूमस। अगला है आपका डी, पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन जो होता है आपका एक तरह से जंगली एनिमल्स होता है। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी में आपके कांटे कांटे जैसे होते हैं, तो इसको बोला जाता है आपका पॉर्क्यूपाइन। तो इसका हो जाएगा आपका 86 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पोर्टेंट इन साइंस। अब आपके साइंस पीडागोजी के क्वेश्चन आ गए हैं 4। व्हाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पोर्टेंट इन साइंस, कि विज्ञान में जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। इट इज इजी टू कंडक्ट, यह लेना आसान है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर इन स्टूडेंट्स, यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है। इट इज डायग्नोस्टिक। तो जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसके अंदर हम जनरली ये पता लगाते हैं कि जो स्टूडेंट है उसको किस चीज
कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है समझने में, ठीक है। तो उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करते हैं और उसके बाद उसका क्या करते हैं, रेमेडी करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इट इज अ डायग्नोस्टिक। तो जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो एक तरफ से क्या होता है आपका डायग्नोस्टिक, मतलब डायग्नोस करता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है समझने में, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका ट्रू। अगला है आपका वाई आर साइंस फेयर्स ऑर्गेनाइज इन स्कूल्स, मतलब विद्यालय में क्या आपके विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है, साइंस फेयर्स का, ठीक है। तो इसका क्यों किया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका टू इवेल्युएट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, मतलब शिक्षार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। अगला है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन इन साइंस, मतलब जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए क्या कह रहा है वो साइंस फेयर्स का आयोजन किया जाता है, कह रहा है। अगला टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्कोर हायर इन देयर एग्जामिनेशन, मतलब जो विद्यार्थी है उनको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला है टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, मतलब बच्चे में क्या है तुम्हारी क्रिएटिविटी को जनरेट करना है। तो जो आपका इवेल्युएट साइंस का उद्देश्य नहीं होता है कि हम बच्चे को खाली उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर इवेल्युएट करें, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है किसी भी क्या है हायर एजुकेशन इन साइंस, मतलब उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना है, ये भी नहीं होगा। अगला टू हेल्प द स्टूडेंट टू स्कोर हायर देयर एग्जामिनेशन, तो किसी भी बच्चे को रट्टाफिकेशन नहीं कराना है, ठीक है, मतलब से अच्छे मार्क्स के लिए हमें से कोई भी चीज नहीं करवानी। अगला आपका टू नर्चर क्रिएटिविटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन साइंस अमंग स्टूडेंट्स, मतलब बच्चे में जो है आपको पता है कि जो साइंस होता है ये आपके क्या होता है प्रैक्टिकली और एक्टिविटी पर ज्यादा बेस्ड होता है आपका, ठीक है। और साथ ही क्या कह रहा है क्रिएटिविटी, तो जहां भी आपका क्रिएटिविटी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव टर्म, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नंबर 4 वाला ट्रू हो जाएगा। अगला है आपका 89, एज अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर साइंटिफिक अप्रोच टू टीचिंग, मतलब एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा आपका आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, मतलब अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना, मतलब एक्टिविटीज जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है उनकी एक्टिविटीज के साथ बच्चों को सिखाना गया है, ठीक है। अगला है क्लियरिफाई द स्टूडेंट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट इन द क्लास, मतलब जो शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट कराना, मतलब क्लियरिफिकेशन, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है क्लास में उसका क्लियरिफिकेशन करना। अगला है सो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, मतलब जो है आपका अवधारणा, कोई भी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट सिखाना है तो उसमें हमने किसका यूज करना है, कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें बच्चे को क्या करना है कॉन्सेप्ट सिखाना है। अगला कह रहा है कि गिव प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं या प्रोजेक्ट देना, तो आपको सबसे उपयुक्त पूछा है इसने, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा आंसर है, ठीक है। तो आपको पता है जहां भी एक्टिविटी की बात होती है वो क्या होता है आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब यहाँ पे आपकी क्या हुई है एक्टिविटीज की बात हुई है, मतलब बच्चे को एक्टिविटीज करके सिखाना, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा इन चारों में से। तो एक्टिविटी जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है। अगला आपका 90, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ, व्हाट डज दिस मीन, मतलब जो एनसीएफ 2005 है उसके अकॉर्डिंग कि अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती, इसका क्या अर्थ है आपको बताना है, ठीक। तो पहला ऑप्शन है साइंस शुड हेल्प इन लिविंग इजी लाइफ, मतलब विज्ञान जो आपका आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक होती है, मतलब लाइफ को इजी बनाती है। अगला कह रहा है साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, मतलब विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, मतलब बच्चे को जो है आपकी रियल लाइफ से या वर्ड से जोड़ के
सिखाना। ठीक है, अगला है साइंस शुड बी एबल टू इंगेज द चाइल्ड मीनिंगफुली, मतलब विज्ञान जो है बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, मतलब बीजी बनाती है सर अर्थपूर्ण। फोर्थ है साइंस शुड इनेबल द चाइल्ड इन लर्निंग द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग साइंटिफिक नॉलेज, मतलब विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सिखाने लायक बनाता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा के प्रति सत्य होती, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ वर्क, मतलब जिसमें बच्चा क्या है बाहरी जीवन से कनेक्ट होकर सीखता है, रियल लाइफ से कनेक्टेड होकर। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 वही बात करता है कि आप बच्चे को ऐसी शिक्षा दे जो उसकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ट्रू हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।